Good morning students, how are you? In the previous video we discussed about transport, land transport we started and we discussed about roadways. हमने roadways के types in India, classification और roadways की features and importance ये सब पिछले वीडियो में पढ़ा. Today we'll study about railway. स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से. रेलवेज इन इंडिया, रेलवे इज द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर ट्रांसपोर्ट का मींस है इंडिया में तो वो रेलवे है. क्यों है? क्योंकि रेलवे थ्रू रेलवे वी कैन ट्रेवल इन मच अमाउंट ऑफ नंबर एज वेल एज पैसेंजर्स एज वेल एज गुड्स एंड अदर सर्विसेज. जितनी बड़ी संख्या में, जितनी बड़ी अमाउंट में हम सामान को ले जा सकते हैं, पैसेंजर्स जितने ज्यादा जा सकते हैं, वो किसी दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में पॉसिबल नहीं है. तो इसलिए हम इसको प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कहते हैं. बिकॉज इन इंडिया इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज, multifarious activities. It helps the people to conduct multifarious activities like business, like other activities, pilgrimage and sightseeing. बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हैं जिससे लोग जो है ट्रेन या रेलवे के जो है माध्यम से करते हैं. So this is another importance. Development of industries and agriculture. Railway is also very important इन डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर. कैसे ये हेल्पफुल है? क्योंकि इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल ट्रेन से जाता है, रॉ मटेरियल एक काफी बड़े अमाउंट में, और इसी तरह से जो तैयार माल होता है, प्रोडक्ट्स होते हैं, दे आर कैरिड बैक टू द मार्केट्स विद द हेल्प ऑफ द रेलवेज. इन द सेम वे इट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर एग्रीकल्चर. इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स can play very important role as raw material in the industries. तो एग्रीकल्चरल फील्ड के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्रीकल्चरल फील्ड से और ये जो रेलवे है ये काफी सारा सामान लेके इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और इंडस्ट्रियल सेक्टर से सामान जो है वो एग्रीकल्चरल फील्ड में. इस तरह से इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, बोथ द सेक्टर्स. डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न अगर हम देखें, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स. फिजियोग्राफी का मतलब होता है कि टोपोग्राफी कैसी है, जमीन कैसी, किस तरह की, माउंटेन है, प्लेट्यूज है, प्लेन है, सैंडी रीजन है, क्या है. और इकोनॉमिक मतलब इसमें खर्चा कितना आता है. डेफिनेटली जो फिजियोग्राफी का अगर हम इसका पैटर्न देखें तो ये हमेशा प्लेन एरिया में काफी ज्यादा हेल्पफुल और फेवरेबल होती है. राइट, इट इज वेरी इजी टू ले डाउन द रेलवे ट्रैक्स इन द प्लेन एरिया. इकोनॉमिक फैक्टर देखें तो इसमें काफी सारा पैसा लगता है इनिशियल स्टेज के ऊपर भी, और फिर बाद में उसको मेंटेन करने में भी इसमें काफी ज्यादा पैसा लगता है. तो इकोनॉमिकली भी हम इसको कह सकते हैं कि इकोनॉमिक फैक्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव. एडमिनिस्ट्रेट करना रेलवे को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है. तो ये तीनों ही फैक्टर्स हैं जो इसके डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हैं. राइट, आइए देखते हैं कंस्ट्रक्शन कहां पे इसका इजी है, कहां पे मुश्किल है. अगर हम सिर्फ नॉर्दर्न प्लेन एरिया को छोड़ दें, राइट, तो बाकी सब जगह इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो काफी मुश्किल है और उसमें काफी दिक्कतें आती हैं. फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न प्लेन जो है वो क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेलवेज के लिए, क्यों ज्यादा फेवरेबल है? बिकॉज इन नॉर्दर्न प्लेन द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज हाई एंड प्लेन एरिया इज वेरी फेवरेबल फॉर लेइंग डाउन द रेलवे ट्रैक्स. और यहां पे जो एक दिक्कत आती है वो आती है सिर्फ रिवर्स की. रिवर्स को क्रॉस करने में, क्योंकि इंडिया में काफी सारी रिवर्स हैं. अगर आप गंगा और यमुना के इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनको लेंगे, उधर से ब्रह्मपुत्र रिवर ट्रिब्यूटरीज लेंगे, तो काफी सारी रिवर्स नॉर्दर्न प्लेन एरिया में है. तो इसलिए इन रिवर्स को क्रॉस करने में रेलवे ट्रैक्स जो क्रॉस करते हैं तो ब्रिजेस बनाने पड़ते हैं. तो इसलिए काफी ज्यादा महंगा भी होता है और इसमें कुछ दिक्कतें आती हैं. लेकिन ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो नॉर्दर्न प्लेन इज वेरी फेवरेबल फॉर रेलवे ट्रैक्स एंड लेविंग डाउन द रेलवे रूट्स. तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्लेन एरिया है और प्लेन एरिया में रेलवे ट्रैक्स को बिछाने में कोई दिक्कत नहीं आती है. तो ये आपको याद रखना है कि सबसे सुटेबल जो रेलवे रूट के लिए जो जगह है वो नॉर्दर्न प्लेन है, गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन. इसके बाद जो डिफिकल्ट है वो सारे डिफिकल्ट टेरेन्स हैं. फॉर एग्जांपल हिली एंड माउंटेनियस एरियाज,
तो हिमालयाज माउंटेनियस एरिया, इसी तरह से अगर आप सेंट्रल इंडिया में सेंट्रल प्लेट्यू को लोगे, इसी तरह से साउथ में अगर हम साउदर्न माउंटेन्स को लें तो वहां पे रेलवे ट्रैक्स को बिछाना काफी मुश्किल हो जाता है, और पतली घाटियों से और जो वैलीज होती हैं उनसे या फिर कई बार टनल से रेलवे ट्रैक जो है वो निकालने पड़ते हैं, जिसमें काफी सारा खर्चा आता है, राइट। सो हिली एंड माउंटेनियस एरियाज आर नॉट सो सुटेबल फॉर रेलवे ट्रैक्स, बट with some kinds of making cost and for some kinds of other extra investment in the railway, these can be possible. Sandy and swampy region, ये सैंडी जो रीजन है ये आपको वेस्टर्न राजस्थान ये एरिया है सैंडी रीजन जिसको हम कहते हैं। यहाँ पे क्योंकि बहुत ज्यादा सॉफ्टनेस है जमीन में, इसलिए रेलवे ट्रैक जो है वो यहाँ पे सुटेबली हम इसको लेन डाउन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सैंडी रीजन होता है इसमें क्या होता है, सैंड ड्यून्स होते हैं और वो अपनी जगह चेंज करते रहते हैं विद द एयर और विंड। स्वैम्पी रीजन इन गुजरात, ये जो कच्छ रीजन है इन गुजरात, जो कोस्टल रीजन है गुजरात का कच्छ रीजन है, स्वैम्पी रीजन है वो, और वहां पे भी रेलवे ट्रैक को बिछाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा सह्याद्री क्या होता है, सह्याद्री जो है वो वेस्टर्न घाट को कहते हैं, इट इज वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट कौन सा होता है, जो ये वाला जो पार्ट है, इसको ध्यान से देखिएगा एक बार, दिस इज साउदर्न इंडिया, राइट। सो दिस इज ईस्टर्न घाट, इट इज डिसकंटिन्यूअस रेंज, आपने 9th क्लास में पढ़ा था, बट वेस्टर्न घाट इज द कंटिन्यूअस रेंज। अब जो कंटिन्यूअस रेंज है वहां पे माउंटेन जो है, यहां से तो क्या होता है कि बीच में से काफी प्लेन एरिया है, तो वहां से हम रेलवे ट्रैक्स को बिछा सकते हैं, बट हियर इन द वेस्टर्न घाट इट इज नॉट पॉसिबल टू लेइंग डाउन द रेलवेज। लेकिन इसके बाद में कोंकण रेलवे का डेवलपमेंट होने के बाद में सह्याद्री से भी काफी ज्यादा यहाँ पे कोंकण रेलवे की स्टार्टिंग के बाद में इस तरफ से सामान का आना जाना ले जाना पैसेंजर्स का ये काफी पॉसिबल हो गया है। लेकिन सह्याद्री एरिया जो वेस्टर्न घाट एरिया है वहां पे रेलवे ट्रैक्स को बिछाना मुश्किल जरूर था। आफ्टर दैट फॉरेस्टेड एरियाज, which forested areas, dense forested areas, for example एमपी में काफी ज्यादा डेंस फॉरेस्टेड एरिया है, राइट। इसी तरह से झारखंड, इन द सेम वे वी कैन से छत्तीसगढ़, these are the particular areas where dense forest are there, so this is the forested areas। यहां से भी रेलवे ट्रैक्स को निकालना काफी मुश्किल होता है, और इसके अलावा कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन दीज एरियाज द नेशनलिस्ट मूवमेंट इज very active, so due to which laying down the railway tracks is slightly difficult, understand, and due to the dense forest also it faces difficult and not suitable for railways। लेकिन उसके बावजूद भी काफी ज्यादा रेलवे जो ट्रैक्स हैं इन एरियाज में लेइंग डाउन किए गए हैं और रेलवे का यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है। सो इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ the features of railway, Indian railway, and after that we discussed about the distribution pattern influenced by which factors and in which areas. Now we will discuss about some other facts of Indian railway. Now we discuss some other facts about Indian railway. Indian railway is very large in the world. It is one of the largest railway networks in the world. If we see after USA, Russia and China, so India is at 4th rank in world regarding railway network. So first in the world USA, second Russia, third China. China has approximately 1 lakh kilometer railway route, and in India it is 67,415 kilometer according to the data of March 2019. In India the railway route length is 67,415 kilometer. ये जो डेटा है ये मार्च 2019 के अकॉर्डिंग है। इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो इट वाज स्टार्टेड इन मे 8 मई 1845, राइट, अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो कंपनी के टाइम पे 8 मई और 1845 को इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, और उसके बाद जो फर्स्ट ट्रेन थी दैट वाज स्टार्टेड ऑन 16th अप्रैल।
16th April 1853 between Mumbai to Thane, and the length was 34 किलोमीटर। 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन चली इंडिया में जो मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर के लिए चलाई गई थी। आफ्टर दैट today if we see there are 17 railway zones, 16 plus 1, 16 railway zones plus 1. Now Kolkata metro became the 17th railway zone। तो इस तरह से टोटल जो रेलवे जोन है अभी 17 हो गए हैं, पहले 16 थे, अभी कोलकाता मेट्रो को 17th जोन बना दिया गया। ये रेलवे जोन और इनके हेडक्वार्टर्स आई विल सेंड यू इन पीडीएफ फॉर्म। मेट्रो जो है वो सबसे पहले कोलकाता में स्टार्ट हुई थी। कोलकाता मेट्रो 1984 को ये स्टार्ट हुई थी, अक्टूबर 1984 में कोलकाता मेट्रो स्टार्ट हुई थी। और अगर हम फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन की बात करें तो इट वाज स्टार्टेड इन 1929 और उसका नाम था डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन, राइट। इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन इंडिया और ये थी मुंबई टू पुणे। This was the first electric train. So in this way these are the main and other facts regarding Indian Railway। तो ये आपको याद रखने हैं और उम्मीद है कि आपको सारे समझ में भी आ गए होंगे। वैसे आपको पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाएंगे, अभी आपको सिर्फ समझना है। आगे चलते हैं। And now we'll discuss about the challenges or the problems of railway, challenges to railways। कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं जो अभी इंडियन रेलवे फेस कर रहा है। तो सबसे बड़ी दिक्कत है मेनी पैसेंजर्स ट्रेवल विदाउट टिकट्स। आपने बहुत सारे लोगों को ट्रेन में ट्रेवलिंग करते हुए देखा होगा जिनके पास टिकट्स नहीं है। समटाइम्स दे आर कॉट बाय द ऑफिसर्स और टिकट चेकर जो है उनको पकड़ लेते हैं, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दिस द पैसेंजर्स, दीज काइंड्स ऑफ पैसेंजर्स नंबर इज नॉट रिड्यूस्ड स्टिल। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं, और रेलवे जो टिकट्स है वो काफी ज्यादा चीप होती हैं, सस्ती होती हैं, और रेलवे जो ट्रेवलिंग है वो काफी सस्ता मीन्स है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग जो है बिना टिकट के यात्रा करते हैं, जिसकी वजह से रेलवे को इकोनॉमिक नुकसान होता है, राइट। इसके बाद में थेफ्ट्स एंड डैमेजिंग रेलवे प्रॉपर्टी। आज भी आप देखते होंगे रेलवे स्टेशन पे या ट्रेन के अंदर लाइट्स तोड़ देते हैं लोग, फैन को डैमेजिंग कर देते हैं, स्विच को उखाड़ लेते हैं और ट्रेन में बहुत ज्यादा गंदगी फैलाते हैं। इससे जो सामान होता है वो डैमेज होता है और रेलवे को और ज्यादा इकोनॉमिक नुकसान होता है, उसको मेंटेन करने में बहुत ज्यादा खर्चा लगता है। आफ्टर दैट पुलिंग चेन विदाउट रीजन, द पीपल पुल द चेन अननेसेसरीली, बिना किसी खास वजह के चेन को पुल कर देते हैं। समटाइम्स तो ऐसा होता है कि लोगों का जो है स्टेशन नजदीक आ जाता है और उसके बाद मेन स्टेशन दूर रहने के बावजूद भी वो चेन को खींच देते हैं ताकि वो पहले उतर पाए, और किसी का घर स्टेशन से पहले आ रहा है तो वो कोशिश करता है कि चेन को पुल करके और उसके बाद ट्रेन रुक जाए तो उसके बाद वो नीचे उतर के चला जाए। इस तरह से वो अपनी छोटी सी सहूलियत को देख के, राइट, और वो बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, जिसकी वजह से ट्रेन जो है वो लेट होती है और लेट होने से ट्रेन को बहुत सारे टिकट्स कैंसिल हो जाती हैं, जिससे रेलवे को बहुत बड़ा इकोनॉमिक नुकसान होता है। इसके बाद आते हैं ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। हालांकि टुडे वी हैव सीन दैट सो मेनी रेलवे स्टेशंस आर मींस चेंज्ड कंप्लीटली, लेकिन आज भी बहुत सारे रेलवे स्टेशंस, रेलवे बिल्डिंग्स और रेलवे क्वार्टर्स और ट्रैक्स जो है वो काफी ज्यादा ओल्ड हैं और उनका ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये सारी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि दीज आर द चैलेंजेस एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ रेलवे, जिनके ऊपर काम करना जरूरी है, जिनको दूर करना जरूरी है। सो एलिमिनेशन ऑफ दीज काइंड्स ऑफ चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स इज वेरी नेसेसरी टू improve the railways, Indian railways, and now we'll see about the railway tracks. Railway track, according to Railway Yearbook 2017-18, it is maintained by Railway Ministry, Government of India, this department. So gauge railway track, जो ट्रैक के बीच की जो दूरी है हम उसकी बात कर रहे हैं। जो दोनों ट्रैक के बीच में जो दूरी होती है, जहां पे स्लीपर्स होते हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो उसके बीच में जो विड्थ होती है वो कितनी होती है। कुछ ट्रैक ऐसे होते हैं जहां पे जिनको हम ब्रॉड गेज कहते हैं, जो आजकल ज्यादातर हैं, राइट, सभी रूट्स पे ब्रॉड गेज आ गए हैं लगभग। तो इनकी जो बीच का जो डिस्टेंस होता है इट इज 1.676 मीटर।
और इनकी जो टोटल रूट लेंथ है इट इज 1,17,560 किलोमीटर। ये ईयर बुक 2017-18 के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद है मीटर गेज। ये पहले होते थे, सबसे पहले नैरो गेज होते थे। नैरो गेज के बीच में जो विड्थ होता था इसमें तो 0.762 एंड 0.610 ये मीटर होता था, और इसकी आज के टाइम पे 17-18 की ईयर बुक के अकॉर्डिंग 1901 किलोमीटर की रूट लेंथ है। आफ्टर दैट मीटर गेज 1 मीटर इज विड्थ देयर एंड 3775 किलोमीटर इज द रूट लेंथ। तो कुल मिला के आज जो रेलवे ट्रैक्स हैं ज्यादातर आप देखते हैं तो वो ब्रॉड गेज बचे हुए हैं, कुछ ही रूट्स पे, बहुत ही कम रूट पे मीटर गेज और नैरो गेज बचे हुए हैं। सो दिस वाज अबाउट इंडियन रेलवे एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इट इज पाइपलाइंस। पाइपलाइन जो होते हैं वो क्या होता है, आपने देखा होगा पाइपलाइन जो होता है वो सरफेस के ऊपर भी हो सकता है और अंडर द अर्थ सरफेस भी ले डाउन किया जाता है। तो पाइपलाइन किस में यूजफुल होता है? पाइपलाइन इज वेरी यूजफुल फॉर गैसियस एंड लिक्विड फॉर्म और टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल विच इज इन गैसियस फॉर्म एंड द लिक्विड फॉर्म, जैसे ऑयल, राइट, गैस, अंडरस्टैंड, एंड स्लरी मटेरियल। तो जो भी लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे मान लो नेचुरल गैस है, उसको जहां से गैस हम निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ द गैस, जहां से हम माइनिंग करके मिनरल्स निकाल रहे हैं, वहां से गैस, पेट्रोलियम निकाला, गैस निकाली, वहां से रिफाइनरीज तक पाइपलाइन बिछा दी जाती है, उसके बाद फिर वहां से उसको सप्लाई करने के लिए पाइपलाइन बिछा दी जाती है। तो इस तरह से जो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री एट दिस टाइम। क्यों? क्योंकि ऑयल, गैस और स्लरी जो भी मटेरियल होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ज्यादा खर्चा आता है, क्योंकि एक काफी लंबे दूरी, क्योंकि ये चीजें हर जगह नहीं होती हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम इज रिक्वायर्ड और ऑयल इज रिक्वायर्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, और वी कैन से दैट इन सेंट्रल इंडिया, बट इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मुंबई हाई एंड अंकलेश्वर एंड डिगबोई इन असम। तो इसलिए इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए बाकी जो ट्रांसपोर्ट के मीन्स है, चाहे वो रेलवे है, चाहे रोडवेज है, उसमें काफी खर्चा आता है, लेकिन पाइपलाइन से काफी ज्यादा आसानी हो जाती है। हालांकि पाइपलाइन को ले डाउन करने में जो इनिशियल कॉस्ट है दैट इज वेरी हाई, क्योंकि पाइपलाइन को ले डाउन करने के लिए जो इनिशियल कॉस्ट है वो काफी ज्यादा होती है, इसलिए एक बार इसमें खर्चा लगता है, बट लेटर इट इज टू मेंटेन द पाइपलाइंस इज वेरी नॉर्मल। तो इसलिए पाइपलाइन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। नाउ विल डिस्कस अबाउट 3 मेन इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस इन इंडिया। Now, important network of pipeline in India. There are 3 main important network of pipeline in India. सबसे पहला है ऑयल फील्ड इन आसाम, अपर ऑयल फील्ड, जो डिगबोई से ऊपर वाली प्लेसेस हैं, जैसे नहरकटिया और जहां पे ये जो प्लेसेस हैं आसाम में, वहां से जहां से तेल निकलता है, ऑयल फील्ड है, वहां से लेकर और कानपुर तक ये गैस पाइपलाइन है। और ये जो है कहां से निकलती है? वाया गुवाहाटी, बरौनी एंड इलाहाबाद, यहां से होके ये आसाम से और कानपुर तक जाती है। और इसकी कुछ ब्रांचेस भी हैं, जैसे बरौनी में आके इसकी एक ब्रांच किधर चली जाती है? हल्दिया। हल्दिया जो है वो बंगाल में है, और उसके बाद फिर राजबंद होते हुए ये बरौनी से हल्दिया निकलती है। इसी तरह से एक और ब्रांच है राजबंद से मोरीग्राम की तरफ एक ब्रांच निकल जाती है, और इसके बाद में एक ब्रांच गुवाहाटी से निकलती है इसकी वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी की तरफ, राइट। तो इस तरह से ये इसकी ब्रांचेस होगी, और ये असम से अपर ऑयल फील्ड टू कानपुर तक, राइट। तो ये पहली पाइपलाइन है। दूसरी पाइपलाइन है पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन सलाया टू जालंधर। इसमें भी दोनों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, बेसिकली इसमें ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। सलाया जो है वो गुजरात में है और जालंधर पंजाब में है। तो गुजरात से पंजाब तक की ये पाइपलाइन है। इसकी जो ब्रांचेज है वो बेसिकली कोयली के अंदर है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है सलाया से जालंधर, ये कहां से होकर निकलती है? ये दिल्ली, मथुरा, सबसे पहले जो मेन इसका है विजयनगर इन मध्य प्रदेश, आफ्टर दैट मथुरा, दिल्ली, सोनीपत, पानीपत एंड देन जालंधर। तो इस तरह से ये काफी इंपॉर्टेंट गैस पाइपलाइन है जो वेस्टर्न इंडिया को नॉर्दर्न इंडिया से कनेक्ट करती है। इसी तरह से थर्ड हजीरा एंड जगदीशपुर, ये इंडिया में सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है, राइट।
हजीरा ये गुजरात में है और जगदीशपुर यूपी में है। तो ये हजीरा टू जो है जगदीशपुर गैस पाइपलाइन है और ये सबसे लंबी है। इसकी लेंथ लगभग 1700 किलोमीटर से भी ज्यादा है, राइट। 1700 किलोमीटर से ज्यादा इसकी लेंथ है। और ये ब्रांचेज इसकी हैं कोटा और शाहजहांपुर, बबराला एंड अदर प्लेसेस इन यूपी। तो ये कुछ इसके ऐसे ब्रांचेज हैं इसकी जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको बनाती हैं। और इसका जो इस पाइपलाइन से जो कनेक्शन है वो नेपाल तक जाता है। जगदीशपुर जो है वो काफी क्लोज है नेपाल से, तो वहां से नेपाल की तरफ भी इसकी जो है एक ब्रांच निकलती है। सो दीज वर द pipelines in India, important network of pipelines in India. So dear students, in this video we have discussed these topics about railway, about pipelines, etc. In the next video we will study about waterways and other means of transport, right, and the rest of the topics. तो इनको आप रिवाइज करें अच्छे से, आपको पीडीएफ फॉर्म में भी मिलेंगे। वीडियो को ध्यान से देखें, दोबारा देखें, पूरा देखें, राइट। और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो यू कैन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।